नमस्कार साथियों, मैं अमरिंदर सिंह टारगेट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था मैं कि कैसे भी करके ये कोरोना महामारी का जो संकट चल रहा है इससे देश निजात पाए, अपना संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय से निजात पाए, उसके बाद सारे कार्य सुचारू रूप से पुनः प्रारंभ हो पाएँ। लेकिन ये महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, वैश्विक स्तर की है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसके आधार पर हम अपना समय नहीं गंवा सकते। तो इसी के लिए आपको सबको पता है, जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट हैं जिनने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो 5 जुलाई को एग्ज़ाम है 2020 5 जुलाई। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं आया है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक बिल्कुल किसी भी तरीके का नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप कभी भी इस चीज़ की प्रेडिक्शन ना करें अपने आप में कि एग्ज़ाम डिले होगा या पोस्टपोन्ड होगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो अभी जो हमें टारगेट करना है वो टारगेट 5 जुलाई को लेकर ही करना है। तो आप सब जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो साइकोलॉजी और पेडागोजी का होता है मोस्टली। तो पेडागोजी के सेक्शन में मैं आपका लैंग्वेज की पेडागोजी से स्टार्ट करूँगा। हालांकि जो पेडागोजी होती है वो लैंग्वेज की, वो एक ही चीज़ से रिलेटेड होती है। किसी एक भाषा की पेडागोजी पे आप बहुत अच्छी तरीके से, कंठस्थ तरीके से अध्ययन कर लो और उनकी सारी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लो। बाकी आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, संस्कृत में जो कंटेंट आपके सामने आता है वो संस्कृत में लिखा हुआ आता है, संस्कृत का व्याकरण उसमें दे रखा होता है और उसी के आधार पर सेंटेंस बनाए जाते हैं। हिंदी अंग्रेज़ी का होता है, वो अंग्रेज़ी के व्याकरण के साथ आता है और उसी के आधार पर वो सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो एक लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा। तो भाषा की जो पेडागोजी होती है, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको सारी चीज़ों से परिचित करवाता हुआ चलूँगा। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण, इसी भाषा शिक्षण को जो अंग्रेजी में बोला जाता है लैंग्वेज पेडागोजी। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपके लिए और आसान करने का एक तरीका है, इस पेडागोजी का आप पेडागोजी ना बोलकर आप इसे टीचिंग बोल दो। अब आपके बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि पेडागोजी का जो अल्टरनेट मीन होता है वो मतलब क्या होता है, टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, किसी को पढ़ाना या किसी को सिखाना। तो ये जो शब्द आया हुआ है, इसी शब्द से सारी चीज़ें ब्रेक होती चली जाएंगी। शिक्षण, आपने साइकोलॉजी में या पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को परिचित होगा, आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम सीटेट में पूछे गए हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चनों में आपको 2 शब्द देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली जो 2 शब्द देखने के लिए मिलते हैं वो 2 शब्द ये होते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा अधिगम। पेडागोजी में ये 2 शब्द सबसे ज़्यादा आते हैं, एक अधिगम मिलेगा और एक मिलेगा शिक्षण। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। तो आप इनमें अंतर समझने के लिए बायलैंग्वेज क्लास चलाऊंगा मैं, दोनों ही भाषा की, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। अधिगम को अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो लर्निंग बोला जाता है, लर्निंग। और जो शिक्षण को अंग्रेजी में बोला जाता है वो टीचिंग बोला जाता है। टीचिंग बोला जाता है। इस शिक्षण का अगर सही तरीके से मतलब निकाला जाए तो सही तरीके से मतलब होता क्या है। शिक्षण, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बचपन से लेके अभी तक जो शिक्षार्थी हैं वो एक प्रक्रिया में भागीदारी लेते चले आए हैं, एक निश्चित प्रक्रिया में भागीदारी लेते चले आए हैं। और इस प्रक्रिया के कहीं ना कहीं कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, इस प्रक्रिया के कुछ ना कुछ तत्व होते हैं, फैक्टर होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ये आवश्यक तत्व 4 होते हैं, ये 4 आवश्यक तत्व होते हैं, ये 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ये 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक होता है, शिक्षक के साथ साथ जो जिसे सिखा रहा है, जिसे पढ़ा रहा है या जिसे बता रहा है, उसके लिए एक शिष्य होता है। एक शिक्षक होता है, एक शिष्य होता है। और ये शिक्षक और शिष्य, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करने के लिए या अंतःक्रिया करने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर
ये शिक्षक अंतःक्रिया करता है, ये शिक्षक अंतःक्रिया करता है और बालक इसी पाठ्यक्रम के आधार पर इसी अंतःक्रिया का अनुकरण कर रहा होता है। बालक इसी अंतःक्रिया का अनुकरण करके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के आधार पर अनुकरण करके ये चीज़ें प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार से अधिगम लर्निंग ये केवल और केवल जिससे संबंधित होती है, इसमें केवल और केवल शिष्य आता है। अधिगम का सीधा मतलब होता है वांछित तरीके से सीखना, वांछित तरीके से सीखना। वांछित यानी कि किसी के द्वारा मन चाहा हुआ, किसी के द्वारा मन चाहा हुआ, किसी के द्वारा मन चाहा हुआ। अगर ये किसी के द्वारा मन चाहा हुआ है तो ये किसके द्वारा मन चाहा हुआ होगा? एक शिक्षक के अनुरूप उस पाठ्यक्रम के साथ मन चाहा हुआ ये जो सीखना और सिखाना हो रहा होता है, यही अधिगम कहलाता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या फैक्टर होता है, अगर क्रियात्मक पक्ष के आधार पर देखा जाए तो इसमें बालक का व्यवहार प्रदर्शित होता है। बालक जो व्यवहार कर रहा होता है इस सीखने की प्रक्रिया में, उसे अधिगम कहा जाता है। और इसी जगह शिक्षण जिसे बोला जाता है, शिक्षण का महत्वपूर्ण तत्व अगर एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षण में जो अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा कर रहा होता है, जो अपने व्यवहार को अपना रहा होता है सामने वाले व्यक्ति को सिखाने के लिए, तो उसमें अध्यापक का व्यवहार। एक अध्यापक बालक की अगर मनचाहे तरीके से आप सिखाना चाहते हो, किसी भी व्यक्ति को मनचाहे तरीके से अगर आप सिखाना चाहते हो, तो उसके लिए उस बालक की अधिगम की प्रक्रिया यानी कि उसके व्यवहार को बदलने के लिए, उसके व्यवहार में आपको महत्वपूर्ण तत्वों को देखना होगा। इस वांछित तरीके में ये जो तत्व होंगे व्यवहार के, ये तत्व जो व्यवहार के होंगे, इस बालक के व्यवहार की आवश्यकताओं को आपका ध्यान रखना होगा। उस बालक की आवश्यकता क्या है, उसी आवश्यकता के अनुसार अब आपको इसी में आवश्यकता के लिए उस बालक को तत्पर करना होगा। तत्पर का मतलब होता है तैयार करना। उसकी नीड क्या है, बेसिक आवश्यकता के साथ समाज की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो बालक भी एक समाज का अंग होता है, शिक्षक भी एक समाज का अंग होता है। तो समाज के साथ साथ सारी पाठ्यक्रम भी उसी आधार पर लिया गया है एनसीईआरटी का। तो आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बालक को तैयार करना और इसके लिए एक परिस्थिति तैयार की जाती है। और ये परिस्थिति इस पाठ्यक्रम से आती है। और इसी परिस्थिति के अनुरूप बालक अंतःक्रिया करता है। और इसी अंतःक्रिया का फीडबैक लेके यानी कि इसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त करके एक शिक्षक इस चीज़ का मूल्यांकन करता है कि हमारे द्वारा जो एक पाठ्यक्रम विषय वस्तु के आधार पर अपनाया गया व्यवहार था, उस बालक को उस व्यवहार के अनुरूप ढालने के लिए या अनुकूल प्रतिक्रिया कराने के लिए उस बालक ने जो अंतःक्रिया की विशेष परिस्थिति में उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें एक वास्तविक तरीके से कितना परिवर्तन आया। और यही परिवर्तन जब हमें सकारात्मक रूप में प्राप्त होता है कि हम जो मनचाहे तरीके से परिवर्तन बालक के व्यवहार में लाना चाहते थे और वो उसके अंदर परिवर्तन आ गया, अगर ऐसा परिवर्तन आ जाता है तब हमारा शिक्षण क्या होता है, सफल कहलाता है। उसी आधार पर हमारा शिक्षण सफल कहलाता है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आपको सामने देखने के लिए मिलेंगे। जब भी आपके सामने पेडागोजी का किसी भी लैंग्वेज का, भाषा का, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो आपकी अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में अगर टीचिंग लिखा हुआ है तो समझ जाना यहाँ पर जो अध्यापक के द्वारा क्रियाएं की जाएंगी वो महत्वपूर्ण होंगी। शिक्षण लिखा हुआ मिला है तो आपको एक टीचर होने के नाते सोचना है, सारी चीज़ें जो सोचनी है और क्वेश्चन में जो आंसर देना है वो केवल इस आधार पर देना है कि अगर शिक्षण क्वेश्चन में लगा हुआ है तो शिक्षण का साफ सीधे से मतलब है एक अध्यापक अपना व्यवहार अपनाएगा।
अगर क्वेश्चन में अधिगम लगा हुआ है तो अधिगम के आधार पर आप तुरंत समझ जाना कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बालक का व्यवहार है इस जगह। यहाँ पर आप अपने एक्सप्लेनेशन को प्रयोग करके आंसर टिक करने मत बैठ जाना। और ऐसे ऑप्शन पक्के मिलते हैं, 2 ऑप्शन इससे संबंधित होंगे, 2 ऑप्शन इससे संबंधित होंगे, एक नकारात्मक फैक्टर होगा यहाँ से, एक नकारात्मक फैक्टर यहाँ से होगा। अगर अधिगम का क्वेश्चन है तो बाकी तीनों अपने आप साफ। एक क्वेश्चन आप कहते हो ना, एक सबके अंदर ये व्याधा चलती है कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली सर ये लगते हैं कि इसके जो ऑप्शन हैं वो चारों के चारों बिल्कुल सही होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों की बारीकियाँ, नुएंसेस नहीं पता। तो सबसे पहले नुएंस को ब्रेक करना सीखो। अगर नुएंस आपने पकड़ लिए तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि टॉप करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर चाहो तो आप एक बार फिर से हटाता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसे मैं ये शिक्षण मतलब पेडागोजी का मीन आप पूरी तरीके से समझ ही गए हो कि पेडागोजी होती क्या है। यहाँ भाषा लगा हुआ है, केवल भाषा की बात की है मैंने अभी, ना मैंने हिंदी की बात की है, ना मैंने अंग्रेजी की बात की है, ना मैंने संस्कृत की बात की है। ये अपनी एक स्पेशल भाषाएं हैं, ये स्पेशल भाषाएं हैं, इनका अपना सारी जो यांत्रिक क्रियाएं होती हैं इनकी अलग अलग होती हैं। तो अभी कहीं मत जाना, केवल इतना समझना शिक्षण क्या होता है। तो आपने ले लिया होगा तो इसे मैं हटा देता हूँ। आगे अभी तक हमने शिक्षण और ये देखा था, आगे भाषा, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, लैंग्वेज या भाषा, केवल भाषा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाषा होती क्या है, भाषा एक माध्यम है, या दूसरे तरीके से देखा जाए एक साधन है। भाषा एक माध्यम है या एक साधन है। एक व्यक्ति ये है या व्यक्तियों का ये समूह है, दूसरा व्यक्ति ये है। इन दोनों व्यक्तियों के मध्य इस व्यक्ति की अपना ज्ञान है, अपनी भावनाएं हैं, अपना व्यवहार है। इसके पास अपना ज्ञान है, अपनी भावनाएं हैं और अपना व्यवहार है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी ज्ञान, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार का संप्रेषण कर रहा होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है, तो इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये भावनाएं, ये ज्ञान, ये भावनाएं और ये व्यवहार जिसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, यही माध्यम जो कहलाता है, यही माध्यम एक भाषा कहलाता है। यही माध्यम है जो भाषा कहलाता है। और इस ज्ञान, इस भावना, इस व्यवहार को संप्रेषित करने के लिए या बोलने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए निश्चित शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ये शब्द एक निश्चित अक्षर से मिलकर बने होते हैं, लेटर से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे छोटे लेटरों से मिलकर शब्द बने होते हैं और शब्दों के बाद शब्दों के बहुत सारे समूह इकट्ठे हो जाते हैं तो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ये जो संप्रेषण का माध्यम होता है, ये संप्रेषण का माध्यम इस भाषा के रूप में इस तरीके से चल रहा होता है और इसी को बोला जाता है संप्रेषण। संप्रेषण एक अलग चीज़ है और भाषा एक अलग चीज़ है, दोनों में अंतर होता है। दोनों को हमेशा एक जैसा मान के मत चला करो। यही नुएंस होते हैं ये, और यही हमसे छूट जाते हैं। और जैसे ही हमसे छूट जाते हैं तो सारी कड़ियाँ टूट जाती हैं और सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं फिर। तो इन सारी चीज़ों में एक नुएंस बना के चलना, हमेशा एक अंतर बना के पढ़ना, इस चीज़ की गारंटी है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन रुक नहीं सकता, किसी भी कीमत पर क्वेश्चन नहीं रुकेगा। लोग कहते हैं कि 15 में से 14 लेके आए, 12 लेके आए। अगर सही तरीके से पढ़ लो ना तो 15 से 15 निकल के आएंगे। एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटी है इस चीज़ की। मैं लेता हूँ अक्षर, शब्द, वाक्य, संप्रेषण का तरीका, और यही संप्रेषण क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। इस भाषा के अंतर्गत क्या क्या होता है, एक व्यक्ति का ज्ञान होता है, उसकी अपनी भावना होती है, उसका अपना व्यवहार होता है, और इन सबको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा होता है। ये क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अगर भाषा की बात की जाती है तो हमारे यहाँ जो सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 भाषाओं से निकल कर आते हैं। एक अपनी हिंदी भाषा, दूसरी जो भाषा निकल के आती है वो निकल के आती है जो आप चूज़ करते हो। सेकेंडरी जो होती है वो ऑप्शनल होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑप्शन तरीके से मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीटेट में लोग ऑप्शन चूज़ करते हैं वो 2 भाषाओं करते हैं, या तो वो अंग्रेजी चूज़ करेंगे या संस्कृत।
अगर इनका रेशियो निकाल के देखा जाए, इन दोनों में एक तरीके से सेकेंडरी लैंग्वेज का रेशियो निकाल के जाए तो लगभग 93% लोग जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो अंग्रेजी या संस्कृत में से करते हैं, अंग्रेजी या संस्कृत में। लेकिन लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेंड चला आ रहा है वो संस्कृत का चला आ रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो अंग्रेज़ी है वो विदेशियों की भाषा है, हमारी तो नहीं है, हम तो नहीं समझ पाते इतनी आसानी से। तो संस्कृत समझ में आ जाती है क्योंकि हमारी शुरुआत से चली आ रही है। हम लोग जो हैं संस्कृत जहाँ से आई निकल के, ये भाषाएं जो वर्तमान में या आधुनिक भारत में अभी जो भाषाएं चल रही हैं, इन भाषाओं के बारे में अगर देखा जाए सही तरीके से तो आपको दोनों तरीके से मिलेगा। इसमें जीके भी मिल जाएगा, हिंदी का अपना इतिहास भी मिल जाएगा, पेडागोजी भी मिल जाएगी। तो ये वही हुआ ना, एक पंथ दो काज, तीन काज होगा यहाँ पर तो सीधे सीधे। अगर भाषा की बात की जाती है तो भाषा का अपना वर्ग होता है, वर्ग होता है। आपने देखा होगा भाषा के प्रकारों में तो सबसे पहले भाषा जो होती है वो वर्गाकार भाषा होती है। वर्ग होता है मतलब एक स्पेशल फैक्टर या एक स्पेशल लोगों के द्वारा निकल के आती है। तो ये जो वर्ग है भाषा का, अपनी भाषा का जो वर्ग है, अपने हिंदुस्तान में जो भाषाएं बोली जाती हैं इनका जो वर्ग है, इस वर्ग को आर्य वर्ग कहा जाता है, आर्य वर्ग। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया, ये आर्य वर्ग ही क्यों बोला जाता है? आपने सुना होगा, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलता है कि हम लोग जो हैं वो आर्य हैं, जो यहाँ के मूल निवासी थे इस भारत की ज़मीन के या सिंधु के आसपास जो रहने वाले लोग थे, जो मूल निवासी थे, इन लोगों को द्रविड़ बोला जाता था, द्रविड़। तो ये आपने सुना भी होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो उसमें दो फैक्टर आते हैं, एक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और दूसरा ये निकल के आता है कि आर्यों ने आक्रमण किया था उनके ऊपर, दो चीज़ें। लेकिन अभी भी उनके बारे में फैक्टर हमें पता नहीं है सही तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें द्रविड़ बोला जाता था। तो इन्हीं द्रविड़ के बाद जो भारत में आए, या ये जो आर्य यहाँ से निकल के आए थे, जो अपनी भाषा लेके आए थे, ये आर्य ईरानी थे, सब ईरानी, ये ईरान के निवासी थे और ये ईरान से भारत में आए थे, सिंधु के आसपास आए थे। तो इन्हें इसी वजह से, और इन्हीं को जो ईरानी भारत में सिंधु के आसपास आए थे इनको कहा जाता था आर्यंस। और इन्हीं के नाम पे इस भाषा का ये लोग जिस संप्रेषण का प्रयोग करते थे, जिन अक्षरों का, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिस संप्रेषण का प्रयोग करते थे, संपूर्ण रूप जो भाषा कहलाती थी, इसी भाषा को जो बोला गया वो आर्य वर्ग की भाषा बोला गया। इसे क्या बोला गया? आर्य वर्ग की भाषा बोला गया। इसी वर्ग के बाद इस वर्ग का एक उपवर्ग निकल के आया, उपवर्ग। अगर उपवर्ग की बात की जाए तो उपवर्ग में इसी भाषा का जो उपवर्ग निकल के आया था, इसी भाषा को जो बोला जाता है वो बोला जाता है वैदिक भाषा या वैदिक उपवर्ग। और ये वैदिक जो उपवर्ग था, ये जो वैदिक उपवर्ग था, ये आज की हमारी भारतीय भाषाओं की मूल देन है। आज की हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं जो बोली जा रही हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, कुछ भाषाओं को छोड़कर, जो पहाड़ी भाषाएं हैं, इन भाषाओं को, जो आदिवासी भाषाएं हैं, इन भाषाओं को कुछ हद तक छोड़कर बाकी जितनी भी भाषाएं हैं अपने भारत में जो अपनाई गई हैं वो सभी भाषाएं वैदिक भाषाएं हैं। टोटल जो 22 भाषाएं हैं संविधान की अनुसूची 8 में जो दर्ज हैं, 22 भाषाओं को अपनाया गया, ये वैदिक। और इसी वैदिक भाषा को जो दूसरी तरीके से उपनाम दिया गया था, इसी को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया जाता है आज वर्तमान युग में आधुनिक भारतीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो इन्हीं के बारे में तो हमें पढ़ना है कि इनके शब्द, इनके अक्षर, इनके शब्द, इनके वाक्यों को हम कैसे बालकों को सिखाएं। जब हम सिखाएंगे तो हम शिक्षक हैं, शिक्षण करा रहे हैं। जब कोई सीख रहा है तो अधिक हमें, सिंपल, बहुत छोटा सा आंसर है, वैदिक। तो इसी वैदिक से जो मूल रूप निकल के आए थे, ये दो मूल रूप निकल के आए थे, एक संस्कृत का, अब समझ रहे हो आप संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण है, एक संस्कृत का, और दूसरा जो मूल रूप निकल के आया था वो निकल के आया था प्राकृत का। संस्कृत और प्राकृत, जो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे, सिंधु घाटी, जिन्हें द्रविड़ के नाम से जाना जाता था, तो ये सिंधु के लोग रहते थे, उनकी भाषा तो इतनी क्रिटिकल थी, इतनी अजीब थी कि ये ईरानी, कहने का मतलब है हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं इनकी लिपि को, इनकी भाषा को, इनके अक्षरों को, इनके शब्दों को, इनके वाक्यों को हम समझ ही नहीं पाते हैं, आज दिन तक नहीं पढ़ी गई है। संस्कृत और प्राकृतिक, और संस्कृत और प्राकृत, इन्हीं दोनों से जो अपभ्रंश निकला हुआ है इनका, अप और भ्रंश, दो चीज़ निकली हुई हैं, अप और भ्रंश। भ्रंश का मतलब क्या होता है? शब्दों को अगर सही तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक भी क्वेश्चन ब्रेक नहीं, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर नहीं पकड़ोगे तो जय श्री राम है फिर तो। भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है दरार,
जो प्राकृत बोलते थे वो, जो संस्कृत बोलते थे वो, इन दोनों के मध्य में दरार पड़ गई और यहाँ से जो भाषा निकल के आई उसी को तो कहते हैं हम हिंदी। हाँ या ना? सब ने पढ़ा होगा कि हिंदी का जो जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। ये अपभ्रंश आई कहाँ से? है क्या अपभ्रंश? जब हम जानते नहीं हैं और पढ़ने में लगे पड़े रहो तो उससे होना कुछ नहीं है। जब तक आप उसका मूल रूप नहीं जानते तब तक कुछ नहीं होने वाला। हिंदी, यहीं से हिंदी निकल के आई है। तो जो पेडागोजी है वो यहीं से, इसी जगह से हिंदी चलेगी, इसी जगह से संस्कृत चलेगी। और जो अंग्रेज़ी है उसकी आगे चल के बात करेंगे, वो भी आएगी बहुत आसानी से निकल के। तो यहाँ से अपभ्रंश निकल के आई है और ये उपवर्ग निकला और ये उपवर्ग है पूरा। और इसी उपवर्ग से एक स्पेशल शाखा निकली और इसी शाखा को अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने सुना होगा ब्रजभाषा होती है, अवधी भाषा होती है, ब्रजभाषा होती है, अवधी भाषा होती है, बुंदेली भाषा होती है। ये इसी जगह के संस्कृत और प्राकृतिक के इनकी दरार पड़ने से जो रूप निकल के आए थे हिंदी के समक्ष, ठीक है, ये सब उसी के उपवर्ग थे। अगर सही तरीके से वर्गों में विभाजित किया जाए, हिंदी को एक वर्ग मान लिया जाए तो उपवर्ग कहा जाए और उसकी उपशाखा कहा जाए तो ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली ये सब क्या हैं? सब हिंदी से आई हैं, सब हिंदी से निकल के आई हैं। हिंदी का एक निश्चित अपना एक स्वरूप है, एक अपना निश्चित रूप है, ये सब वहीं से निकल के आई हैं। तो इसी के आधार पर हम सबसे पहले ये जानते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चल के हम ये पता करते हैं कि अपनी जो हिंदी है, एक भाषा का कार्य क्या होता है, भाषा का महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, भाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आगे आते हैं हम वर्गों के बाद। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार बोल सकता है आपसे, रूप बोल सकता है। ये हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपको मिल जाएगी देखने के लिए। भाषा के प्रकार या रूप अगर सामान्य तरीके से देखा जाए ना, अगर सामान्य तरीके से उठा के देखा जाए तो इसके निश्चित रूप होते हैं और निश्चित ही प्रकार होते हैं। बाकी आप विकिपीडिया खोल के देखोगे या कहीं भी जो अलग अलग पुस्तकें हैं तो उनमें बहुत सारे रूप प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो केवल एक मानक रूप में अपनाए गए हैं, आदर्श रूप में अपनाए गए हैं, ये निश्चित हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। भाषा, मैंने बताया था, भाषाओं का अपना एक वर्ग होता है। इसी आधार पर भाषा को जो बोला जाता है वो वर्गाकार भाषा ही बोला जाता है, वर्गाकार भाषा। आपने देखा होगा मशीनों की, जैसे कंप्यूटर की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, उसके अपने ही शब्द होते हैं। किसी भी चीज़ को वो 0 और 1 में समझता है। आप कोई भी उसमें इनपुट करते हो तो वो अपनी कोडिंग लेता है, 0 और 1 में ही समझता है और आपके सामने जो स्क्रीन पे आता है वो जो आप देखना चाहते हो वो उसे दिखाता है, लेकिन वो समझता 0 और 1 में है अपने आप को। तो उसी भाषा को बोला जाता है, वो बोला जाता है तकनीकी भाषा, तकनीकी भाषा। अगली जो भाषा होती है आपने देखा होगा सामान्य तौर पे, इसी को बोला जाता है सामान्य भाषा, सामान्य भाषा, या इसी को कहा जाता है बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, या इसी को कहा जाता है बोली। इसी को क्या बोला जाता है? बोली। बोली का एक महत्वपूर्ण अपना रूप होता है। बोली एक स्थान विशेष पे होती है। हो सकता है कि ये केवल और केवल ग्राम स्तर पर रही हो। आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास जो गांव, क्षेत्र या नगर वगैरह पड़ते हैं तो आपके नगर में, आपके क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है वो किसी अलग तरीके से बोली जाती है। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस जैसे ही आप कवर करते हो और देखते हो कि आपके यहाँ पे जिस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहा है, लेकिन उसका आगे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने से हमें ये पता चला कि वहाँ पर जाकर ये जो वार्तालाप का तरीका था ये बदल गया। हम बहुत सी चीज़ों कहते हैं, जब कभी बुलाते हैं भाई साहब इधर आना, लेकिन मैंने बहुत सी जगह ये सुना है कि अपने पास बुलाने के लिए कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्थानिक भाषाएं हैं। ये स्थानिक भाषाएं, इन्हें क्या बोला जाता है? बोली बोला जाता है। और इसी बोली को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मातृभाषा। मातृभाषा, इसी बोली को मातृभाषा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं कि आप एक बालक को अंग्रेजी सिखाना चाहते हो, तो उसके लिए मातृभाषा का आधार दिया गया है कि मातृभाषा के माध्यम से
आप एक मानक या परिनिश्चित भाषा पर पहुँचो, जैसे कि हिंदी, उस भाषा पर पहुँचने के बाद उसके बाद बालक को आप किस पे लेके जाओ, आप जो लेके जाओ, जो उसे सिखाना चाहते हो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज जैसे कि अंग्रेज़ी, उस पर आप लेके जाओ। तो इसीलिए मातृभाषा का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है इसे सिखाने का, इसके अपने एक अलग कार्य होते हैं। और इसी के साथ साथ जो अगली भाषा आती है, अगली भाषा निकल के आती है, उसी को कहा जाता है मानक भाषा, या इसी को कहा जाता है आदर्श भाषा, आदर्श भाषा, या इसी को कहा जाता है टकसाली भाषा, टकसाली भाषा। किसी भी नाम से आपके सामने निकल के आए, आदर्श भाषा सिखा रहे हो, मानक भाषा सिखा रहे हो, आप तुरंत समझ जाना अगर हिंदी के अंदर क्वेश्चन किया गया है तो वो हिंदी की बात कर रहा है, संस्कृत के अंदर क्वेश्चन किया गया है तो वो संस्कृत की बात कर रहा है। संस्कृत के अपने एक अलग मानक होते हैं, उसके अपना एक अलग व्याकरण होता है कि उसको जो उसके शब्द, उसके अक्षर और उसके जो वाक्य होते हैं वो अपने तरीके से बनाए जाते हैं, अपने व्याकरण तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि एक यंत्रबद्ध तरीका है। तो किसी भी मानक भाषा का अपना यंत्रबद्ध तरीका होता है, इसका यंत्रबद्ध तरीका नहीं होता मातृभाषा का। इसका ना कोई व्याकरण होता है, ना कोई परिनिश्चित रूप होता है, ना कोई परिनिश्चित अक्षर होते हैं, ना कोई शब्द होते हैं मानक भाषा के। एक बालक जो अपने गृह से, अपने घर से या अपने स्थान विशेष से जो अपने साथ भाषा लेके आता है, संप्रेषण का माध्यम लेके आता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। हिंदी मतलब उस मातृभाषा में सुधार करके आप एक बालक को मानक तरीके से संप्रेषण करना सिखा रहे हो, एक आदर्श तरीके से संप्रेषण करना सिखा रहे हो, उसके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आएगा इससे, तो उसे क्या कहा जाता है, टकसाली या आदर्श या मानक भाषा के रूप में उसी को जाना जाता है। अगली जो भाषा होती है, उसी भाषा को जो जाना जाता है, उस भाषा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा की बात की जाए तो संपर्क भाषा होती क्या है? संपर्क भाषा का मतलब साफ तरीके से दिख रहा है, संपर्क मतलब किसी ना किसी से संपर्क करा रही है, हमारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिला रही है, या एक जनसमूह को दूसरे जनसमूह से मिला रही है, या एक देश को दूसरे देश के साथ वार्तालाप करने के लिए जो भाषा उठाई जाती है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भाषाएं हैं उन्हें संपर्क भाषा के रूप में भी जाना जाता है, संपर्क भाषा के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसे समझने के लिए आसान करना चाहते हो तो आसान ये है कि एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति जब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसे संपर्क भाषा कहेंगे। इसे आप मानक भाषा नहीं कह सकते हो, इसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा या बोली या मातृभाषा नहीं कह सकते हो, इसे तकनीकी भाषा भी नहीं बोलोगे, वर्गाकार भाषा भी नहीं बोलोगे। इसे ये कोई भी भाषा हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है, ये आप मानक हो सकती है, ये मातृभाषा हो सकती है, ये तकनीकी भाषा हो सकती है। आप कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा वो चैप्टर होता है कोडिंग और डिकोडिंग, वो तकनीकी होती है, वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कि अपनी एक बात कहने के लिए हम एक निश्चित कोड का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, एक टेक्निक है, तो ये तकनीकी भाषा है। वर्गाकार भाषा के बारे में शुरुआत में सबसे पहला ही था, आपको सब पता ही होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक समूह दूसरे समूह से या एक राज्य दूसरे राज्य से, या ये कहा जाए कि एक देश दूसरे देश से जो संप्रेषण करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है या जिन अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करता है, उसको जिस कैटेगरी में या जिस श्रेणी में रखा जाता है उसे कहा जाता है संपर्क भाषा। इसके बाद जो अगला चरण आता है, भाषा का अगला प्रकार आता है, इसके बाद आप जो कंटिन्यू करना वो इस तरीके से करना, वहाँ जगह नहीं बची है इस वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ। अगला जो रूप आता है उसे कहा जाता है राज्य भाषा क्या होती है? आपको 3 भाषाएं आपको अक्सर करके देखने के लिए मिलेंगी, ये तीनों मैं एक साथ लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक राज्य भाषा होती है, एक राजभाषा होती है, और एक जो होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। एक होती है राष्ट्रभाषा। अगर राष्ट्र के तौर पर देखा जाए तो आप स्वयं उठा के देखो, राष्ट्र अपना क्या है? भारत। इसी राष्ट्र को जो दूसरे तरीके से बोला जाता है वो राज्य भी बोला जाता है। इसी राष्ट्र को क्या बोला जाता है? राज्य बोला जाता है। यानी कि एक
प्रधान, एक मुख्य व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुना गया है, वो जिस चीज़ पर राज कर रहा है, जिसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसके सारे अधिकार या जिसके सारे जो उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य या कोई भी कार्रवाई जिसका आप अनुपालन कर रहे होते हो, तो उसी राज्य के अनुसार कर रहे होते हो, तो इसी को कहा जाता है राज्य भी कहा जाता है। दूसरे तरीके से अगर आप बिल्कुल शुरुआत से समझो इसे, तो राज्य भाषा का मतलब होता है एक स्थान, एक विशेष राज्य से जुड़ी हुई भाषा। अपने यहाँ पे जैसे कि उत्तर प्रदेश, समझने के लिए इसे आसान करने के लिए तरीका है, उत्तर प्रदेश में जो राजभाषा अपनाई गई है, राज्य भाषा अपनाई गई है, उस राज्य भाषा को आप साधारण तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि इसके प्रशासनिक कार्य जितने भी होते हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, ये प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में संप्रेषित किए जाते हैं, बोले जाते हैं या इनका विज्ञापन दिया जाता है, उस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि केरल में या दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ तो प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी राज्य भाषा है, तो उसी आधार पर बनी जाती है। जो प्रशासनिक कार्य उत्तर प्रदेश में होते हैं, जिस भाषा में होते हैं, वो किस में होते हैं? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में आपने देखा होगा कि जो विज्ञापन आउट होता है, जैसे कि यूपी टेट का विज्ञापन आउट हुआ, यूपी टेट का या विज्ञापन आउट हुआ, या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती से संबंधित विज्ञापन आउट हुआ, तो वो हिंदी में भी विज्ञापन आउट होता है। हिंदी में भी विज्ञापन आउट होता है, अंग्रेजी में तो होता ही है, लेकिन एक हिंदी में भी विज्ञापन आउट किया जाता है उत्तर प्रदेश में स्पेशल। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा के रूप में अपनाई गई हैं, वो दो भाषाओं को अपनाया गया है, एक हिंदी को और दूसरी उर्दू को। हिंदी और उर्दू दो भाषाओं को अपनाया गया है। इसी के आधार पर जैसे प्रशासनिक कार्यों का संपन्न किया जाता है। राजभाषा जो होती है, वो अगर बात की जाए तो भारत के सभी राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिन अपनी अपनी भाषाओं का अपने अपने स्थान पे या अपने अपने राज्य में जिस चीज़ का प्रचलन के माध्यम से जिस भाषा का प्रशासनिक कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें राजभाषा बोला जाता है। जब एक स्पेशल राज्य की बात की जाएगी तो वो राज्य लग जाएगा उसके सामने, और जब राष्ट्र की बात की जाती है तो हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में जब भारत की बात की जाएगी, भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी इसी वजह से जाती है, क्योंकि वहाँ पे भारत को एक स्पेशल राज्य मान लिया गया है। संपूर्ण विश्व को उठाकर एक भारत को राज्य मान लिया गया है। इसी के आधार पर हमारा आंसर हिंदी जाता है। तो भारत में जो भाषा अपनाई गई है, राष्ट्र के आधार पर जो भाषा अपनाई गई है, वो दो भाषाएं अपनाई गई हैं अलग तरीके से। एक हिंदी जो प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करती है, मुख्य कार्य होता है भारत में, वो प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एक होती है न्यायिक भाषा। न्यायिक भाषा के रूप में जैसे अपनाया गया है, वो भारत में अंग्रेजी को अपनाया गया है। अंग्रेजी को अपनाया गया है, मतलब भारत के न्यायालयों में, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे वो किसी राज्य का उच्च न्यायालय हो, उसमें जब भी कोई भी बात कही जाएगी या कोई न्याय सुनाया जाएगा या कोई भी अधिनियम पारित किया जाएगा, तो वो किसके तहत पारित किया जाता है? अंग्रेजी भाषा में पारित किया जाता है। उसको ट्रांसलेट करके प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए हिंदी में लाया जाता है। फिर हिंदी को में लाने के बाद उसे एक कानून या विधि के रूप में संपूर्ण जनसमूह पर लागू कर दिया जाता है। तो ये था एक भाषा का पूरी तरीके से सार्वभौमिक फैक्टर। लेकिन हमें जो चीज़ें पकड़नी हैं वो इस जगह से पकड़नी है, यहाँ से, इस जगह से। आप जानते हो कि प्रत्येक जो भाषा होती है, अगर मातृभाषा की उठा के बात की जाए, इंडिविजुअल मातृभाषा की उठा के बात की जाए, तो मातृभाषा में इसके साथ साथ एक भाषा और होती है, सामान्य भाषा और मानक भाषा। इन दोनों के बाद एक भाषा और आती है इसी में, आप इसी को कंटिन्यू कर लो ना, मैं भूल रहा था उस टाइम पे। उसे कहा जाता है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा मतलब जिस भाषा में आपने देखा हो पद्य या गद्य की रचनाएं की जाती हैं। पद्य या गद्य की आपने देखा होगा, पद्य अपनी एक भाषा है, गद्य अपनी एक भाषा है। तो जिस भाषा में रचनाएं की जाती हैं, साहित्य लिखे जाते हैं,
कविताएं लिखी जाती हैं, निबंध लिखे जाते हैं, ये सब किस में आते हैं? कहानियाँ लिखी जाती हैं, एकांकी लिखी जाती हैं, ये सब साहित्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। आगे जो सामान्य भाषा या बोलचाल की भाषा होती है, किसी भी भाषा को अगर मानक रूप में, आदर्श रूप में उठा कर देखा जाए तो मानक रूप में, आदर्श रूप में आने से पहले ये भाषा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे करके एक निश्चित मानक रूप में, आदर्श रूप में ये भाषा आ पाई है, या कोई भी अक्षर शब्दों से के साथ मिलकर अपना एक निश्चित व्याकरण लेकर, यांत्रिक तरीका लेकर आदर्श भाषा तक या मानक भाषा तक एक निश्चित क्रम में या निश्चित आयाम के साथ पहुंचा है। इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे साफ कर देते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं भाषा के पक्षों से उठाकर। भाषा के आप इन्हें पक्ष भी कह सकते हो, अगर आप चाहो तो। अगर विकास के आधार पर देखा जाए, भाषा के विकास के आधार पर देखा जाए तो इन्हीं को जो कहा जाता है, इन्हीं पक्षों को वो कहा जाता है कौशल। भाषा के कौशल, अगर किसी भी भाषा के कौशल की बात की जाती है तो ये कौशल जो होते हैं वो दो तरीके से हमारे सामने निकल के आते हैं। और अब आपकी जो बिल्कुल सही पेडागोजी, यहाँ से आपको पकड़ना है, एक एक चीज़ पकड़ के रखनी है, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से। वो लास्ट वाली चीज़ें हैं वो आपको एक सामान्य जीके के तरीके से आनी चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हुए आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। जब आप उठा के देखोगे तो अधिगम से शिक्षण से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसके दो पक्ष निकल के आते हैं, एक होता है ग्राही पक्ष और एक होता है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति एक ग्राही पक्ष होता है, इसको कहा जाता है ग्रहण पक्ष। इस ग्रहण पक्ष के अंतर्गत जो कौशल आते हैं वो दो प्रकार के कौशल आते हैं। आपने खूब सुना होगा कि जो एक भाषा के तत्व होते हैं, बहुत से लोग तत्व बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, रूप बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो होते हैं ये चार तरीके से: सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद इसके आगे यहाँ कर देता हूँ लिखना। सुनना, बोलना, सुनने को लिसनिंग, बोलने को स्पीकिंग, पढ़ने को रीडिंग और इसे राइटिंग डब्लू। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, LSRW का फॉर्मूला चलता है, ये LSRW का फॉर्मूला चलता है। तो इसी के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की भावनाओं और उसके द्वारा प्रेषित किए गए ज्ञान को आप ग्रहण करते हो। जब आप उसे ग्रहण कर लेते हो, उसके बाद उसी ज्ञान के आधार पर उन्हीं भावनाओं को, अपनी भावनाओं को जोड़कर उनके साथ जब आप एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले व्यक्ति को बता रहे होते हो, तो वो अभिव्यक्ति कहलाती है। तो उसके दो पक्ष चलते हैं, एक ग्रहण या ग्राही पक्ष चलता है और एक अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने वाला पक्ष चलता है। तो इसमें जब आप ग्रहण कर रहे हो, किसी के द्वारा ज्ञान ले रहे हो, किसी के द्वारा ज्ञान ले रहे हो, अब उसकी भावनाओं को अपने अंदर समाहित कर रहे हो, उसका व्यवहार अपना रहे हो, जब ग्रहण कर रहे हो तो इस ग्रहण में इन्हीं पक्षों से निकल की चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले आप सुनते हो, आपका सुनना पक्ष चलता है। यहाँ पर आप सुनते हो और इसी सुनने के साथ साथ आप पढ़ रहे होते हो। आप पढ़ रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो? आपका पढ़ना, ये दोनों ग्राही पक्ष में आते हैं। जब आप किसी भी किताब को पढ़ रहे होते हो तो आप क्या कर रहे हो? ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। उसकी किताब में जब जो प्रकाशक रहा है, उस प्रकाशक ने के लेखक ने जो भावनाएं डाली हैं, उन भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो। तभी तो कहते हो आप कि इस किताब की भाषा बड़ी आसान भाषा है, आसानी समझ में। वो लेखक जानता है कि एक बालक को कैसे सिखाया जा सकता है। इसी के आधार पर सुनना और पढ़ना ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? वैज्ञानिक तरीके से ग्राही पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अगर अभिव्यक्ति या एक्सप्रेस की बात की जाती है तो इसमें बोलना, मतलब अब आप अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हो, तो इसमें बोलना। और इसी बोलने के साथ साथ क्या आता है? लिखना। आप अपनी भावनाओं को लिखकर भी तो पहुंचाते हो किसी व्यक्ति के साथ, लिखकर भी तो पहुंचाते हो। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। बात की जाती है यहाँ पर लिखने पर। लिखना किसी भी भाषा की अपनी एक स्पेशल लिपि होती है, लिपि होती है। ये लिपि वैज्ञानिक तरीके से होती है।
वैज्ञानिक तरीके से होती है। जब भी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाएगा तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर वो उस भाषा के व्याकरण की बात कर रहा है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर आप आज ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से घर करवा लो कि प्राथमिक स्तर पर जब भी बात की जाएगी, प्राथमिक स्तर पर जब भी बात की जाएगी तो कभी भी व्याकरण बीच में नहीं आना चाहिए, कभी भी वैज्ञानिक पद्धतियाँ बीच में नहीं आनी चाहिए। व्याकरण भाषा को सिखाते समय वैज्ञानिक तरीके नहीं आने चाहिए, व्याकरण नहीं आने। अगर वैज्ञानिक तरीका आ गया तो इसका मतलब ये है कि व्याकरण है। नेगेटिव टैग वर्ड्स है ये, खुल के साफ तरीके से प्राथमिक स्तर पर व्याकरण नहीं आना चाहिए भाषा को सिखाते समय। लेकिन उच्च प्राथमिक यानी कि 6, 7 और 8वीं कक्षा के लिए व्याकरण सिखाया जाना प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ व्याकरण एक अपना स्पेशल आयाम रखता है उस जगह। तो ये लिपि व्याकरण के अंतर्गत आती है। तो अगर लिपि कहा जाए किसी भाषा की तो लिपि होती क्या है? लिपि क्या होती है? एक कलात्मक रूप होता है। किसी भी भाषा का शब्दों का, अक्षरों का, वाक्यों का एक कलात्मक रूप होता है या एक रचनात्मक रूप होता है। कलात्मक रूप होता है या रचनात्मक रूप होता है। जैसे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे मैंने कहा हिंदी में बोली, एक भाषा है हिंदी जिसमें मैंने बोला, अपने शब्द को बोला, अपने शब्दों को अक्षरों के साथ शब्द बनाए, शब्दों के साथ एक वाक्य में एक्सप्रेस किया कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। जब मैंने ये बोला तो ये एक कलात्मक तरीके से लिखा गया है कि मैं इस तरीके से लिखा जाता है, घर ये तरीके से लिखा जाता है। अगर इसको तोड़ कर समझाया जाए तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, वो कोई मतलब का नहीं है। केवल आपको इन सारी चीज़ों को पकड़ना है क्योंकि ये चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी। बालक को आपके सामने निकल के आएगी कि आप एक बालक को सही तरीके से उच्चारित करना कैसे सिखाएंगे बिना व्याकरण के, बिना व्याकरण के। ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी प्राथमिक स्तर पर। वो देगा नहीं लिख के कि बिना व्याकरण के सिखाओगे। आपके सामने, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि व्याकरण के आयामों को और वैज्ञानिक पद्धतियों को मैं प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं करूंगा। अगर ऑप्शन में दे भी रहा है, कहीं भी व्याकरण वाला क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है तो आप तुरंत से उसे निगेटिव कर दो, तुरंत उसके ऊपर कच्ची पेंसिल फिरा दो। नहीं भाई, तेरा कोई काम नहीं है, अभी प्राथमिक स्तर पर तेरा और मेरा कोई संपर्क नहीं है। रचनात्मक तरीका होता है, मैं घर जाता हूँ, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी के आधार पर ये अपने 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 तरीके होते हैं प्रत्येक भाषा के, जो लिपि करने के, लिखने के। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में अगर आप इसे समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल के रूप में लिपि को 2 तरीके से पढ़ सकते हो। ये लिपि होती है किसी एक भाषा की, अगर किसी एक भाषा की उठाई जाए, जैसे कि पंजाबी। पंजाबी भाषा 2 लिपियों में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, जैसे गुरुमुखी, एक गुरुमुखी और एक को शाहमुखी कहा जाता है। गुरुमुखी और शाहमुखी कहा जाता है पंजाबी भाषा। और उसी तरीके से देखा जाए जैसे कि आपकी हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, इसके साथ साथ भाषा है मराठी। ये जो भाषा होती हैं ये किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में। देवनागरी, ये सब कुछ आपको जो दिख रहा है ना, ये सब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है ये सब भी देवनागरी लिपि को ये फॉलो कर रहा है। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगली क्लासेस से कंटिन्यू करूंगा। अब आपके लिए सारी क्लासेस हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। सारे एंड पर चल के मैं आपको स्वयं दिखा दूंगा कि इसके माध्यम से आप प्रत्येक विषय, प्रत्येक भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत क्यों ना हो, सारी पेडागोजी आप एक ही जगह से ब्रेक करते चले जाओगे। पढ़ो ऐसा जो हर चीज़ में काम करता है। ऐसा क्या पढ़ो, संस्कृत की अलग से पेडागोजी पढ़ रहे हो, हिंदी की अलग से पढ़ रहे हो, अंग्रेजी की अलग से पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं निकला। स्मार्ट वे में जाना सीखो। गधा और घोड़े, इन दोनों में फ़र्क होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो मेहनत तो गधा भी करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत इतनी रंग नहीं लाती, इतनी रंग नहीं लाती जितना एक घोड़ा लेके आता है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना, गधा मत बनो, घोड़ा बनो। एक ही बार में स्मार्ट तरीके से स्टडी करो, एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। एक पंथ 3 काज। यहाँ पर मेरी क्लासेस कोई भी पेड नहीं है, सारी क्लासेस मेरी फ्री हैं। मैं कोई पेड क्लासेस नहीं चलाता अपनी, सारी क्लासेस मेरी फ्री हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस आती हैं मेरी। इस वजह से बाकी जो छात्र इधर उधर से 4 जगह से, 5 जगह से, 6 जगह से जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरा, जो छात्र मुझसे पढ़ रहे हैं उनसे मैं इस चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मेरे पास जुड़ पाएँ। अगर छात्र जुड़ेंगे तो उनका भला होगा। अगर आप सबका भला करने की कोशिश करोगे तो आप विश्वास करना, आपके साथ बदले में कुछ अच्छा ही मिलेगा पलट के।
आप ये मत सोचो कि मैं पढ़ लूँ, किसी और के लिए ना भेजूँ ये सारी चीज़ें। अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा अगर किसी भी तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि पेडागोजी से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट से आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये सारी चीज़ें डाल देना। कमेंट पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास जब आपकी लूँगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे उन कमेंटों का या क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके विद एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं, विद एक्सप्लेनेशन, मतलब अपनी अभिव्यक्ति देते हुए उस क्वेश्चन पे अपने द्वारा बोलूँगा, अपने द्वारा लिख के समझाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। आप पढ़ते सब हो, पढ़ने के बाद उसका यूटिलाइज करना सीखो। अगर यूटिलाइज करना सीख गए ना तो आपको पढ़ाई कभी भी बोझ नहीं लगेगी। और अगर पढ़ाई बोझ नहीं लगी तो विश्वास करना ये आपके व्यवहार में घुल जाएगी। और जिस दिन आपके व्यवहार में ये पढ़ाई घुस गई या आपके व्यवहार में घुल गई तो आप इस चीज़ का विश्वास करना कि आपसे बेहतर स्टूडेंट ढूंढने से नहीं मिलेगा कोई भी। आप बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो ये करते हैं, अरे नहीं पढ़ाई नहीं होती हमसे, हम परेशान रहते हैं, कैसे भी करके इससे मेरा पाला छूटे या इससे मैं कैसे भी करके दूर हो जाऊं। तो एक ही तरीका है, अगर बोझ लगती है तो भयंकर तरीके से पढ़ जाओ, एक ही बार में भयंकर तरीके से पढ़ जाओ, फटाक से सिलेक्शन हो जाए और ये छूट जाएगी, ये आपके पीछे नहीं आएगी। दूसरा तरीका ये है कि उस पढ़ाई को बोझ ना मानकर उसे अपना एक दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लो। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं अंतिम, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन यही कहूँगा मैं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक ग्रुप होंगे या फेसबुक होगा, सोशल मीडिया की जितनी भी साइटें हैं आप चाहो तो उसे संप्रेषित कर देना, चारों तरफ पहुँचा देना, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का भला हो पाए। बाकी आज के लिए नमस्कार।